नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक ये है कि व्हेन शुड वी स्टार्ट स्क्रीनिंग अ पेशेंट। When should we start screening a patient for having diabetes or maybe any other metabolic disease which is getting into a metabolic syndrome? मोटा मोटा शब्दों में कि कब किस उम्र से और किन लोगों को स्क्रीन करना शुरू करना है हमें, सो दैट कि हम उन मरीज़ों को पहली ही सीढ़ी पर पकड़ सकें और उनकी बीमारी को और ज़्यादा आगे बढ़ने ना दें। तो स्पेशली डायबिटीज़ के लिए है कि किस उम्र से और कौन से लोगों को स्क्रीन करना शुरू करना है। तो देखिए, ज़्यादातर हम स्क्रीनिंग जब किसी की स्टार्ट करते हैं तो एक एज होती है 30 और 35 के बीच में। एट दैट टाइम वी स्टार्ट स्क्रीनिंग अ पर्सन कि भाई अब कहीं इसको बीपी, शुगर, हाई लिपिड प्रोफाइल या कार्डियक रिस्क तो नहीं है। तो एज डिफाइन हो गई कि 30 और 35 के बीच की एक ऐसी उम्र होती है। ज़्यादातर 35 के बाद भी होता है, 35 और 35 के बाद भी हम स्टार्ट करते हैं, या कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं तो उनमें थोड़ा और जल्दी भी स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कौन से हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम 35 से पहले या 30 से पहले स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते हैं? तो ज़्यादा करके वो लोग हु आर ओबीज या ओवरवेट जो होते हैं, दे आर द फोकस ऑफ अवर टारगेट। हमारे टारगेट के फोकस रहते हैं, बिकॉज हमें डर रहता है कि ये वो लोग हैं जिनमें ये परेशानियां जल्दी आने के चांसेस होते हैं। नाउ हाउ डू यू डिफाइन एन ओवरवेट पर्सन और अ हेल्दी पर्सन और एन ओबीज पर्सन? कैसे डिफाइन करेंगे? एज पर देयर BMI। अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाए तो 18.5 से लेके 24.9 का जो BMI है वो एक हेल्दी इंसान का है, यानी कि एक व्यक्ति जिसका हेल्दी वेट है उसका BMI 18.5 से लेके 24.9 रहता है। अब अगर एक व्यक्ति ओवरवेट है तो उसका BMI कितना होगा? 25 से लेके 29.9 तक जिनका BMI है उनको हम ओवरवेट की कैटेगरी में लेते हैं। अब 29.9 तक अगर ओवरवेट है तो 30 एंड अबव जो हैं, दीज आर द ओबीज पीपल। तो जिनका भी मोटा मोटी अगर किसी का BMI 25 या 25 से ऊपर है तो वो हमारे पहले टारगेट हैं जिधर हम उनको टेस्ट करना शुरू करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करनी शुरू करेंगे। इसके अलावा जो लोग ओवरवेट और ओबीज हैं और इसके साथ जुड़े हुए उनके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अब क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? यानी कि अगर सबसे पहले देखा जाए कि उनकी फैमिली में कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से माँ बाप या भाई बहन, यानी कि जो ब्लड रिलेशन है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जो डायबिटिक है, तो ऐसे व्यक्ति को स्क्रीन करना बहुत लाजमी है। नंबर 2 में अगर उनकी फैमिली में अगेन कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और जिनकी दवा चलती है, या वो खुद हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, हो सकता है कि वो खुद हाइपरटेंसिव हैं और उनको दवा देनी पड़ रही है, मतलब उनका बीपी अगर 140/90 या उससे ऊपर रहता है और वो एंटी हाइपरटेंसिव्स में हैं, तो वो एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनको कि हमको स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका कोई हिस्ट्री हो चुकी है कार्डियोवैस्कुलर इवेंट की, यानी कि कोई MI का अटैक पड़ चुका है, स्टेंटिंग या एंजियोग्राफी हो चुकी है उनकी, या हो सकता है उनकी किसी फैमिली मेंबर की भी, तो वो व्यक्ति एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर में आता है। अगर इन सब चीज़ों में नहीं है, आप लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, उनका HDL लेवल जो है
वो 35 से कम है और उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो 250 से ऊपर है, तो वो व्यक्ति रिस्क में आता है। एक स्मोकर हमेशा रिस्क में रहता है, राइट। एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति जिसकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ही और शी विल ऑलवेज रिमेन इन अ रिस्क, ठीक है। एक ऐसी फीमेल जिसको पीसीओडी हुआ है और वेट भी ज़्यादा है, तो वो रिस्क में रहते हैं। और इस तरीके के लोग जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या सिम्टम्स, क्या साइंस हो सकते हैं। मैंने बोला एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो सकता है कि उनके गर्दन पे कालापन होगा, या उनकी कोहनियों पे कालापन होगा, या उनके आर्म पिट्स में कालापन होगा, या उनकी इनर थाइस में कालापन हो जाता है, या फिर उनके गर्दन पे आप देखोगे कि स्किन टैग्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के जो लोग हैं, along with being overweight और obese, इस तरीके के लोगों को हमको स्क्रीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज हम स्क्रीनिंग अपनी 35 साल से शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है कि जो लोग प्री डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक का मैंने बहुत बार बोला है कि वो व्यक्ति जो डायबिटीज़ की रेस में आ चुका है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर वो प्री डायबिटिक है तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। एक प्री डायबिटिक व्यक्ति को उतनी ही कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, चाहे वो हार्ट रिलेटेड, चाहे वो किडनी रिलेटेड, चाहे वो आइज रिलेटेड, जितना कि एक फुली ब्लोन डायबिटिक व्यक्ति को हो सकती है। आपको कोई शॉक नहीं होगा अगर एक प्री डायबिटिक को हार्ट अटैक आ जाता है या कोई कार्डियोवैस्कुलर इवेंट आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्री डायबिटिक को स्क्रीन करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। फिर एक ऐसी फीमेल जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहा हो, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जिसका शुगर लेवल्स हाई रहे हो, ऐसी फीमेल को लाइफ लॉन्ग तक आप स्क्रीन करते रहेंगे, लाइफ लॉन्ग तक आप उनके ऊपर एक नज़र रखेंगे। अगर वो ठीक आती हैं तो एवरी 3 years यू विल रिपीट द इन्वेस्टिगेशंस, ये पता चलाने के लिए कि कहीं उनको फुली ब्लोन डायबिटिक हो तो नहीं गए हैं, ठीक है। तो और कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बिल्कुल नॉर्मल है तो आप 3 साल का टाइम दे सकते हैं यंगर एज में। अगर 40 की क्रॉस कर गए तो कोशिश कीजिए कि ईयरली उनको इन्वेस्टिगेट करके देखिए, सो दैट यू विल कम टू नो कि कहीं वो डायबिटिक तो नहीं हो रहे। यंगर एज का है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन गिव अ गैप ऑफ 3 years एंड यू कैन कंटिन्यू स्क्रीनिंग द पेशेंट every 3 years to find out that he or she does not fall a trap to diabetes or a metabolic disorder. तो इस तरीके से आपको स्क्रीनिंग करनी है, ना ही हर रोज़ करनी है, ना ही हर 6 महीने में करनी है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ पीपल, यू विल आइदर एनुअली स्क्रीन द पर्सन और मे बी आफ्टर एवरी 3 years. सो आज ये छोटा सा टॉपिक है, बट आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू. थैंक्स अ लॉट. नमस्कार दोस्तों.